नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिस्ट्री 360 चैनल में। मैं रवि कुलरिया, हिस्ट्री लेक्चर राजस्थान से। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे पुर्तगालियों के भारत आगमन की। इससे पहले मैं पुर्तगालियों के भारत आगमन के संबंध में एक वीडियो बना चुका हूं और उससे पहले यूरोपियों के भारत आगमन के संबंध में जो मूलभूत बातें हमें समझनी होती हैं उनकी वीडियो बना चुका हूं। उसकी मैं आपको कुछ स्लाइड्स दिखा देता हूँ। न्यूना द कुन्ना, अल्फांसो डी अल्बुकर्क, इसके अलावा जो इजिप्ट, तुर्की और गुजरात के संयुक्त बेड़े की पराजय हुई थी उसके बारे में हमने पढ़ा। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा की ब्लू वाटर पॉलिसी के बारे में पढ़ा। एस्तादो इंडिया, कासा द इंडिया, पोर्तुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में और फितोरिया, कार्टेज और काफिला व्यवस्था के बारे में। ऐसी बहुत सी बातें मैं इससे पहले आपको मैप्स के माध्यम से समझा चुका हूं। यदि आपने वो दो वीडियो नहीं देखे हैं तो आपको पहले वो वीडियो देखने चाहिए, उसके बाद में आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। अब बात करते हैं पुर्तगालियों के मुगल बादशाहों के साथ संबंधों की। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं विस्तार से पढ़ाने में विश्वास रखता हूं, लेकिन जल्दी जल्दी बताता हूं कि आपका समय ज़्यादा जाया न हो। यदि आपको समझ में न आए तो आप दोबारा भी वीडियो देख सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर व्यक्तियों को जल्दी समझ में आ जाएगा। मुगल शासन की शुरुआत होती है 1526 में और पुर्तगालियों का आगमन होता है 1498 में। लगभग एक ही समय की घटनाएं हो गई है। अब मुगल इतने शक्तिशाली होते हुए भी पुर्तगालियों को क्यों नहीं हटा पाए? सबसे महत्वपूर्ण बात है नौसेना। पुर्तगालियों की नौसेना शक्तिशाली थी और मुगलों ने शक्तिशाली नौसेना के निर्माण पर ध्यान नहीं दिया, न ही उनकी समुद्री व्यापार में ज़्यादा रुचि थी। और तो और अकबर द्वारा पुर्तगालियों से निःशुल्क कार्टेज प्राप्त कर उन्होंने एक तरीके से पुर्तगालियों का नियंत्रण स्वीकार कर लिया समुद्र पर। निःशुल्क कार्टेज का मतलब ये था कि साल में एक बार मुगल जहाज निःशुल्क लाल सागर से होते हुए यात्रा कर सकते थे। अब इसमें निश्चित रूप से पुर्तगालियों का अपर हैंड हो गया। यानी आपको कोई कहे कि यहाँ से आप साल में एक बार या 5 बार फ्री में जा सकते हैं, इसका मतलब सामने वाला मजबूत है। नहीं तो यदि आप मजबूत होंगे तो आप कहेंगे कि आप रोकने वाले कौन होते हैं, मैं खुद अपनी मर्जी से जाऊंगा, 5 बार जाऊंगा कि 50 बार जाऊंगा। तो ये एक प्रकार से अप्रत्यक्ष नियंत्रण अकबर ने स्वीकार कर लिया। अब अकबर के जो दरबार में जेसुइट मिशन आए उससे पहले की बात करते हुए ईसाइयों के साथ उसके संबंधों की बात करते हैं। 1572 में अकबर पहली बार यूरोपीय ईसाई पादरियों से मिला। कब? जब उसने कैम्बे, गुजरात का दौरा किया। उस समय पुर्तगाली गवर्नर था एंटोनियो डे नोरोन्ना। अकबर के दरबार में 3 जेसुइट मिशन आए, जिसके बारे में आपको पुस्तकों में वर्णन मिलता है। A.L. श्रीवास्तव और परीक्षा वाणी में आपको 1578 मिलेगा पहला, और स्पेक्ट्रम में और H.S. वर्मा में आपको 78 मिलेगा और परीक्षा वाणी में और जो A.L. श्रीवास्तव वाली बुक है उसमें 1580 मिलेगा। मैं इसके पीछे की कहानी बताता हूँ। 1578 में एक पादरी से चर्चा हुई थी अकबर की, लेकिन वो अकबर के सवालों का ठीक तरीके से जवाब नहीं दे पाया। तो अकबर ने गोवा में पत्र भेजकर पुर्तगालियों के पास कि मुझे 2 ऐसे पादरी विद्वान भेजिए जो मेरे सवालों का जवाब दे सकें। तो इसलिए 78 और 80 दोनों बातें हमें मिलती हैं। तो जेसुइट मिशन हम 80 में मानेंगे। 1579 में, सितंबर 1579 में पुर्तगालियों को पत्र लिखकर अकबर ने 2 विद्वान पादरी भेजने का निवेदन किया और 28 फरवरी 1580 को 2 विद्वान पादरी फतेहपुर सीकरी पहुंच गए। उनका नाम था रोडोल्फो एक्वाविवा और एंटोनियो मोन्सेरेट। ये दोनों वहां पर पहुंचे। 1583 में वो अकबर के दरबार से वापस लौटे। दूसरा मिशन 1590 में आया और 92 में वापस चला गया, और तीसरा मिशन 1595 में आया। जेसुइट मिशन यानी ईसाई धर्म के पादरी आए। अब इससे संबंधित 2 महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखनी है कि 1542 में प्रसिद्ध संत फ्रांसिस जेवियर पुर्तगाली गवर्नर मोर्टिम अफोंसो दे डिसूजा के साथ भारत आया। मोर्टिम, इसको मोर्टिन लिखा हुआ था लेकिन सही नाम मोर्टिन है, मोर्टिन अफोंसो डिसूजा। 1560 में गोवा में ईसाई धर्म न्यायालय, इंस्टीट्यूशन ऑफ इनएक्विजिशन की स्थापना पुर्तगालियों के द्वारा की गई। अब जहांगीर के साथ संबंध। जहांगीर के साथ पुर्तगालियों के संबंधों में उतार चढ़ाव आता रहा। सबसे पहले जब अकबर के समय जो जेसुइट मिशन आए थे उनके साथ भी जहांगीर ने चर्चाएं की थी और उसका ईसाई धर्म की तरफ थोड़ा सा झुकाव था। लेकिन मुसलमान जो उलेमा थे उनको शांत करने के लिए बादशाह बनने के बाद शुरुआत में उसने जेसुइट पादरियों की उपेक्षा की, लेकिन धीरे धीरे ये एक अस्थायी अलगाव था जो दूर हो गया और 1606 में फिर से उसने जेसुइट मिशंस को यानी ईसाई पादरियों को समर्थन देना शुरू कर दिया। लाहौर में एक विशाल चर्च और पादरी आवास को साथ बनाए रखने की अनुमति दी गई। 1608 में आगरा में 20 दीक्षा स्थान बपतिस्मा आयोजित किए गए। बैप्टिज्म यानी ईसाई धर्म में दीक्षित करने वाले जो कार्यक्रम है वो आयोजित किए गए। गलियों और सड़क मार्गों पर पूरे कैथोलिक रीति रिवाजों के साथ चर्च के जुलूसों को निकालने की अनुमति दी गई। अब ये मैं क्यों बता रहा हूँ, आप सोच रहे होंगे कि एक
ये जो लाइनें हैं ये तो हम पढ़ लेंगे, ये आपको किसी एक बुक में नहीं मिलेंगी। मैंने बहुत सारी बुक से, वेबसाइट से देखकर और जो भी मैंने आज तक बुक्स पढ़ी हैं उन सबका निचोड़ इसमें निकालने का प्रयास किया है। और आजकल जो एग्जाम में प्रश्न आते हैं कि आपको 4 वाक्य दे दिए जाते हैं और आपको बताना होता है कि कौन सा गलत है। तो यदि आप इस प्रकार की बातें पढ़ेंगे तो वो प्रश्न आप सही कर पाएंगे। नहीं तो आपको पहले एग्जाम्स में क्वेश्चन आता था सीधा कि जेसुइट मिशन कब आए, मैच कीजिए, इस प्रकार के। आजकल वाक्य देकर और उनमें से सही गलत बताना होता है, इस प्रकार के प्रश्न ज्यादा आते हैं। चर्च के खर्चों और धर्मांतरित लोगों की सहायता के लिए खजाने से नकद सहायता दी गई जहांगीर के समय। जहांगीर का व्यवहार है वो इस प्रकार का था कि जेसुइटों को यह भ्रम हो गया कि ये तो ईसाई बनने ही वाला है जल्दी। उसने ओल्ड एवं न्यू टेस्टामेंट, ये जो आप बाइबल देखते हैं, बाइबल के 2 भाग हैं, ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट। जो पुरानी यहूदी धर्म वाली जो परंपराएं और उनके जो पुस्तक है वो ओल्ड हो गई। कई सारी पुस्तकें हैं ओल्ड और न्यू में भी, और बाद वाला जो हिस्सा है ईसा मसीह के जन्म के बाद वाला वो न्यू टेस्टामेंट हो गया। दोनों को मिलाकर बाइबल बनती है। तथा संतों के जीवन के से लिए गए धार्मिक विषयों के चित्रों के प्रति असाधारण रुचि दिखाई, यानी इस प्रकार की फोटो और इस प्रकार के चित्रों के प्रति उसकी बहुत ज्यादा रुचि थी। उसका सिंहासन ईसाई संतों की पेंटिंग से घिरा हुआ था और यह अफवाह फैल गई थी कि जहांगीर ईसाई बन गया है। जहांगीर पुर्तगालियों से मधुर संबंध बनाना चाहता था, परंतु पुर्तगाली उसे ईसाई तो बनाना चाहते थे लेकिन मुगल सत्ता को नजरअंदाज कर रहे थे। यानी उनका मोटिव तो यह था कि इसको ईसाई बना दिया जाए। देखो, पुर्तगालियों के 2 मोटिव थे, व्यापार करना और लोगों को ईसाई बना, ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना। तो वो जहांगीर पर डोरे तो डाल रहे थे इसलिए कि उसको और उसके जो दरबार के और उसके परिवार के सदस्य हैं उनको ईसाई बना लिया जाए, लेकिन वो ये नहीं चाहते थे कि मुगलों की सत्ता को वो पूरी तरह स्वीकार कर लें। तो जहांगीर ने 1607 और 1610 में 2 मिशन गोवा भेजे, लेकिन पुर्तगालियों ने उसको भाव नहीं दिया। 1613 में पुर्तगालियों ने सूरत में 4 शाही जहाजों को पकड़कर लूट लिया। उसके बाद में जहांगीर ने सूरत के मुगल गवर्नर मुकर्रब खां, या इसका नाम आपको मुकारब खान मिलता है, जैसे स्पेक्टर में आपको मुकारब खान नाम मिलेगा, को पुर्तगालियों को दंडित करने का आदेश दिया। सूरत के गवर्नर को पुर्तगालियों को दंडित करने का आदेश दिया जहांगीर ने। तो मुकर्रब खान ने अंग्रेजी नौसेना के कप्तान डोंटन के सहयोग से पुर्तगालियों को सामुद्रिक युद्ध में पराजित। अब यहां समझने वाली बात है कि पुर्तगालियों की बात करते करते अचानक अंग्रेज कैसे आ गए। यह आपको ध्यान रखना है कि हम बात कर रहे हैं अब 1613 के बाद की। तो 1608 में आप सभी जानते हैं हेक्टर नामक जहाज में सवार होकर और कैप्टन हॉकिंस भारत में आ जाता है। तो वो भी इस दौरान आ गया है। इस दौरान डचों ने भी अपनी फैक्ट्री स्थापित कर ली है भारत में। तो डच और अंग्रेज इस दौरान भारत में आ जाते हैं। जहांगीर ने पुर्तगालियों को दी गई सारी व्यापारिक सुविधाएं वापस ले ली। आगरा व लाहौर स्थित उनके गिरजाघर बंद करवा दिए गए। अंततः पुर्तगालियों को जेसुइटों की सहायता से, यानी धार्मिक पादरियों की सहायता से, जो ईसाई पादरी हैं उनकी सहायता से जहांगीर के साथ समझौता करना पड़ा। अब आगे आते हैं शाहजहां। शाहजहां के पुर्तगालियों के साथ संबंध, उसका शुरुआत से ही पुर्तगालियों के साथ थोड़ा सा विपरीत प्रकार का व्यवहार रहा, क्योंकि जब शाहजहां को जहांगीर के खिलाफ विद्रोह के समय जरूरत थी तो पुर्तगालियों ने उसकी मदद नहीं की। जहांगीर के खिलाफ शाहजहां ने विद्रोह किया, उसने पुर्तगालियों से सहायता मांगी, लेकिन पुर्तगालियों ने उसकी सहायता नहीं की। तो शुरुआत से ही संबंध खराब हो गए। शासक जब शाहजहां बना, बादशाह बना, तो उसके बाद में पुर्तगालियों ने उसको नजराना पेश नहीं किया। इसके अलावा मुमताज महल के लिए लाई गई 2 दासी कन्याओं की नावों को लूट लिया गया था। यानी सारे ही विपरीत काम चल रहे हैं, तो शाहजहां के साथ लड़ाई तो होनी ही है। अल्फांसो नामक पुर्तगाली व्यापारी द्वारा हुगली स्थित, पश्चिम बंगाल में हुगली नामक जो उनकी फैक्ट्री थी, वहां किसी जमीन को लौटाने संबंधी विवाद के कारण बंगाल के सूबेदार को पुर्तगालियों के खिलाफ लड़ाई छेड़ने का मौका मिल गया। और 1632 में, बहुत महत्वपूर्ण डेट है ये, शाहजहां के आदेश पर बंगाल के सूबेदार कासिम खान ने हुगली पर आक्रमण कर उन्हें लूट लिया। तो 1632 में शाहजहां के काल में हुगली पर आक्रमण होता है। उसके बाद में आते हैं औरंगजेब। औरंगजेब के समय में भी पुर्तगाली अराकानी या माग, अराकानी है ये एरिया, आपको मिलेगा म्यांमार में, जो बंगाल की खाड़ी है उसकी तरफ वाला इलाका। यानी म्यांमार के नक्शे में आप देखेंगे तो पश्चिमी साइड में जो बंगाल की खाड़ी का वाला तटीय इलाका है वहां पर आपको अराकान मिलेगा। अराखाइन भी नाम उसका मिलता है। समुद्री डाकुओं के साथ मिलकर बंगाल के तटवर्ती इलाकों में अशांति फैलाते थे पुर्तगाली। तो चटगांव से ढाका तक का क्षेत्र असुरक्षित हो गया था ये सारा। अभी तो तब तो बंगाल का हिस्सा था, अब आप उसको बांग्लादेश बोल सकते हो। बंगाल के गवर्नर शाइस्ता खान ने एक सुदृढ़ जल बेड़े का गठन कर बंगाल की खाड़ी स्थित सोनद्वीप, या इसको सैनद्वीप बोलते हैं, पर अधिकार कर लिया। यह समुद्री डाकुओं का प्रमुख केंद्र था। तो इस दौरान भी एक झगड़ा होता है, शाहजहां के दौरान भी एक झगड़ा होता है, और
जहांगीर के समय भी एक पुर्तगालियों के साथ झगड़ा होता है। कैप्टन हॉकिंस की यात्रा और पुर्तगाली, बीच में थोड़ा सा विवरण हमें अंग्रेजों का करना पड़ेगा, बाकी तो हम अंग्रेजों के बारे में अलग से पढ़ेंगे। कैप्टन हॉकिंस 1608 में हेक्टर नामक जहाज से सूरत पहुंचा। 1609 में हॉकिंस जहांगीर के दरबार में पहुंच जाता है। पुर्तगालियों ने बहुत कोशिश की उसे रोकने की, लेकिन वो कोशिशें असफल साबित हुई। हॉकिंस तुर्की भाषा का अच्छा जानकार था, हालांकि कहा जाता है कि उसको फारसी भी अच्छी आती थी, तो उसने जहांगीर के साथ सीधा संवाद किया क्योंकि भाषा दोनों की मैच हो गई। जहांगीर ने उसे 30,000 के वेतन पर 400 का मनसबदार नियुक्त किया और उसे खान की उपाधि दी। दोनों महत्वपूर्ण बातें हैं। पुर्तगालियों के दरबार में आगमन को रोक पाने में असमर्थ, यानी पुर्तगाली भी उस दौरान दरबार में आते रहे और विलियम हॉकिंस ये जानता था, नहीं, कैप्टन हॉकिंस ये समझता था कि कैसे न कैसे पुर्तगालियों का प्रभाव है वो दरबार से समाप्त किया जा सके, लेकिन हॉकिंस है वो पुर्तगालियों का प्रभाव समाप्त नहीं कर पाया। पुर्तगालियों का आवागमन जारी रहा। इसके अलावा सूरत के व्यापारियों ने भी उसकी शिकायत की। तो इस सारी बातों से क्षुब्ध होकर और दरबार में अपना घटता हुआ प्रभाव देकर 1611 में उसने मुगल दरबार को छोड़ दिया। अब मैं एक लाइन को बार बार नहीं पढ़ूंगा क्योंकि कोई ऐसी क्लास तो है नहीं कि आप सीधी कक्षा में बैठे हैं और मैं बार बार बोल के आपको समझाऊं। यदि आपको नहीं एक बार में याद रहता है, आप दोबारा वीडियो देख सकते हैं, तो इसलिए थोड़ा जल्दी वीडियो कंप्लीट हो जाता है। मैं चाहता हूं कि टॉपिक जल्दी खत्म हो, ऐसा नहीं कि मैं आपको बार बार एक लाइन गाता रहूं और आपको 1 घंटा आपका खराब कर दूं। उसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। इबेरियन यूनियन, 1580 में पुर्तगाल का स्पेन के साथ शामिल हो जाना। जो इबेरियन पेनिनसुला है, इबेरियन प्रायद्वीप है, आपको मैं साइड में मैप दिखा देता हूं। जो स्पेन और पुर्तगाल वाला इलाका है वो दोनों एक हो जाते हैं, यानी स्पेन का शासक ही पुर्तगाल का शासक हो जाता है। फिलिप II स्पेन और पुर्तगाल का शासक बन जाता है। 1588 में स्पेनिश आर्माडा की इंग्लैंड से पराजय। जो स्पेनिश बेड़ा था, जहाजी बेड़ा, उसमें लगभग 130 जहाज थे और इंग्लैंड के हाथों उसकी वहां पर पराजय हो जाती है। दोनों बातें महत्वपूर्ण हैं और ये भारत के संदर्भ में भी जुड़ी हुई हैं, आगे आप समझ जाएंगे। 1639 में मराठों ने पुर्तगालियों से सालसेट और बेसिन का द्वीप छीन लिया। ये बीच बीच में महत्वपूर्ण बातें मैं लास्ट में शामिल करता हूं क्योंकि कहानी के दौरान छूट जाती हैं। 1661 में मैरिज ट्रीटी, जो शादी वाली संधि होती है कि पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन के साथ ब्रिटेन के सम्राट चार्ल्स II का विवाह वाली जो संधि है, जिसके दौरान आप पढ़ते हैं कि दहेज में बंबई का द्वीप है वो दे दिया गया था। तो ये संधि होती है, यह महत्वपूर्ण बात है। देखिए किताबों में आपको विवरण गलत नहीं मिलता है, लेकिन आप कंफ्यूज हो जाते हैं। संधि होती है 1661 में, विवाह होता है 1662 में। ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि विवाह होगा चार्ल्स द्वितीय का कैथरीन के साथ में। वो बातें संधि में तो आती हैं 1661 में, लेकिन उनकी शादी होती है 1662 में। और इसी संधि के तहत पुर्तगालियों ने बंबई का द्वीप है वो इंग्लैंड को दे दिया, चार्ल्स द्वितीय को दे दिया। चार्ल्स द्वितीय ने बाद में वो ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। पुर्तगालियों का पतन, ये मुगल बादशाहों के साथ संबंध और कुछ महत्वपूर्ण बातें थी। अब पुर्तगालियों का पतन, बहुत सारे कारण हैं, कुछ महत्वपूर्ण कारण मैं आपके लिए छांट कर लाया हूं। 17वीं शताब्दी के प्रथम दशक में भारत में पुर्तगालियों का साम्राज्य लगभग समाप्त हो गया। अभी कुछ ऐसे स्टूडेंट भी देखते हैं जो इतिहास की शुरुआत ही करते हैं, तो 17वीं शताब्दी का मतलब आप समझेंगे 1601 से 1700 ईस्वी तक। हालांकि जो बार बार इतिहास पढ़ रहे हैं या प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं वो तो ऐसी बातों को जानते हैं, लेकिन कुछ स्कूल के स्टूडेंट्स भी इस प्रकार की वीडियो देखते हैं, कमेंट भी आए थे, तो उनको मैं शॉर्ट में बता देता हूं थोड़ी थोड़ी बातें। प्रथम दशक का मतलब शुरुआती 10 सालों की बात है, में पुर्तगालियों का साम्राज्य लगभग समाप्त हो गया और इनका स्थान डचों और अंग्रेजों ने ले लिया। लेकिन 3 स्थान, गोवा, दमन और दीव में पुर्तगालियों का आधिपत्य बना रहा और 1961 तक बना रहा। यानी भारत की आज़ादी के 14 वर्षों बाद तक भी यहाँ गोवा, दमन और दीव में पुर्तगाली बने रहे। 1580 में, जैसा कि मैंने आपको बताया, पुर्तगाल का स्पेन के राजा के साथ जुड़ जाना घातक सिद्ध हुआ। यानी पुर्तगाल और स्पेन एक ही टेरिटरी बन गए, स्पेन का राजा ही पुर्तगाल का राजा हो गया। तो स्पेन का आर्माडा जब पराजित हुआ, पुर्तगाल का भी साथ में पतन हो गया, यानी पुर्तगाल की शक्ति भी कमजोर हुई। अल्बुकर्क के बाद में जो गवर्नर थे वो उतने योग्य नहीं थे। पुर्तगालियों को अपनी सरकार का पूर्ण सहयोग नहीं मिला, उनके वेतन कम थे, जिसके कारण कर्मचारियों में भ्रष्टाचार आम बात हो गई। अन्य यूरोपीय कंपनियों की तुलना में उनको सरकार से कम सहयोग मिलता था, वेतन भी उनको कम मिलता था। धर्म के मामले में पुर्तगाली असहिष्णु एवं धर्मांध थे। जितनी भी जो यूरोपियन कंपनीज आई यहाँ पर, जो यूरोपीय आए कंट्रीज से, जैसे डच आए, अंग्रेज आए, पुर्तगाली आए और इसके अलावा फ्रांसीसी आए, तो उनमें सब में सबसे ज़्यादा धर्मांध या असहिष्णु यानी ईसाई धर्म का प्रचार करने का सबसे ज़्यादा ठेका इन्होंने उठा रखा था पुर्तगालियों ने। यानी इनका मोटिव बहुत ज़्यादा ये रहता था कि ईसाई धर्म में
दीक्षित किया जाए, लोगों को धर्म का प्रचार प्रसार किया जाए। तो इससे बहुत ज़्यादा इनको नाराज़गी झेलनी पड़ी और जबरन धर्म परिवर्तन वाली जो इनकी नीति है वो इनके लिए घातक सिद्ध हुई। उन्होंने अपने व्यापारिक अड्डों का क्षेत्रीय राज्य के रूप में बदलने का प्रयास नहीं किया। फितौरिया शब्द का मतलब मैंने आपको बताया था, व्यापारिक अड्डे, आप पीछे वाली वीडियो भी देख सकते हैं। उन्होंने उनको व्यापार के लिए तो इस्तेमाल किया, लेकिन उन पे अपनी पूरी शक्ति जमाने का ज़्यादा प्रयास नहीं किया। एक क्षेत्रीय राज्य के रूप में बदलने का प्रयास उन्होंने नहीं किया। पुर्तगालियों की डकैती और लूटमार की नीति ने भी उनका नुकसान किया। जैसा मैंने अभी बताया, अराकान वालों से साथ मिलकर भी वो डकैती वगैरह करते थे। ब्राजील की खोज के बाद भारत की ओर उनका ध्यान कम हो गया। पुर्तगाली व्यापारियों पर पुर्तगाली राजा का अधिक नियंत्रण था। जैसे इंग्लैंड वाली जो कंपनी थी वो एक तरह से प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी और अपना ज़्यादातर जो काम है वो कंपनी की जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते थे उसके हिसाब से चलता था। उन्हें डचों और अंग्रेजों जैसी ताकतवर व्यापारिक शक्तियों से संघर्ष करना पड़ा। आप देखते हैं कि बाद में डच और अंग्रेज हैं वो महत्वपूर्ण शक्तियों के रूप में भारत में उभर आए। अब इसके बाद में थोड़े से महत्वपूर्ण पॉइंट और बचे हैं। पुर्तगालियों का व्यापार और योगदान। पुर्तगालियों के पास ऐसी कोई वस्तु नहीं थी जिससे वस्तु विनिमय द्वारा व्यापार हो। वस्तु विनिमय का मतलब है आप कोई चीज़ खरीदते हैं, उसके बदले में दूसरी चीज़ दे देते हैं। क्योंकि जो यूरोप की करेंसी है वो भारत में चलती नहीं थी। हालांकि सोने चांदी और जो कीमती रत्न थे उनका महत्व जरूर था। यानी यूरोप से क्या लाते थे, सोना चांदी और अन्य बहुमूल्य रत्न लाते थे और उसके बदले में भारत से वस्तुएं ले जाते थे। हालांकि यूरोप से भी वो बहुत सारी वस्तुएं लाकर बेचते थे, लेकिन वो इतना नहीं था कि भारत की वस्तुओं के बदले उसका पूरी तरह से वस्तु विनिमय हो चुके। यानी बहुत सारा माल ऐसा होता था, यानी भारत से निर्यात ज्यादा होता था और आयात बहुत कम होता था। मालाबार और कोंकण तट से सर्वाधिक व्यापार काली मिर्च का हुआ करता था। इसके अलावा मालाबार से अदरक, दालचीनी, हरड़, चंदन, हल्दी, नील इत्यादि निर्यात किए जाते थे। उत्तर पश्चिमी भारत से वो ले जाते थे टाफ्टा, जो एक प्रकार का कपड़ा होता है, चिंट्स, ये भी एक प्रकार का कपड़ा होता है, और ये प्रिंट वाला चमकीला सूती कपड़ा होता था, तो ये भी ले जाते थे। जाटामांसी बंगाल से ले जाया जाता था। जाटामांसी का मतलब होता है एक पौधा है और उस पौधे से तीखी महक वाला इत्र बनता है, यानी परफ्यूम बनता है, ये भी वहां से ले जाते थे। पुर्तगाली क्या लाते थे, फ्लैंडर्स बेल्जियम से, बेल्जियम के इलाके फ्लैंडर्स से और जर्मनी तथा इंग्लैंड इत्यादि क्षेत्रों से गुलाब जल, मूंगा, तांबा, पारा, सिंदूर इत्यादि भारत लाते थे। अब पुर्तगालियों का कुछ योगदान है। बहुत सी बातें आप पढ़ते हैं कि उन्होंने क्या क्या यहाँ पर लाए। हालांकि कुछ इसमें विवादास्पद पॉइंट्स हैं। जैसे कुछ बातें हैं वो दूसरों के माध्यम से वे पुर्तगालियों ने इंट्रोड्यूस की, तो थोड़ा सा उसमें विवाद है, लेकिन आप पढ़ लीजिए। पुर्तगालियों के माध्यम से भारत में तंबाकू, मूंगफली, आलू, मक्का, पपीता, अमरूद, बादाम, काजू, लीची, चीकू, संतरा, पाइनएप्पल इत्यादि का भारत में प्रवेश हुआ। भारत में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना का श्रेय भी पुर्तगालियों को ही जाता है। प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना भारत में पुर्तगालियों द्वारा 1556 में गोवा में की गई। भारत में गोथिक स्थापत्य कला का आगमन पुर्तगालियों के कारण ही हुआ। ये तिकोने मेहराबों वाली यूरोपीय शैली है, इसकी शुरुआत करते हैं पुर्तगाली भारत के अंदर। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी। पुर्तगालियों का व्यापार में योगदान, उनका पतन कैसे होता है, और इसके अलावा बहुत सारे महत्वपूर्ण बिंदु, और मुगल जो शासक थे उनके साथ पुर्तगालियों के संबंध किस प्रकार के रहे, इसके बारे में हमने चर्चा की। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपके लिए फायदेमंद होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। यदि आपके कोई सुझाव हैं तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।